चलो, तो पिछली क्लास में हम जनन पढ़ रहे थे, मानव जनन पढ़ लिए थे, नर जनन, अंग, पुष्प का सब क्या वगैरह पढ़ लिए थे। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 3-4 टॉपिक। एक होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको मासिक चक्र, दूसरा यौन संचारित रोग, तीसरा जनन संख्या पर नियंत्रण। ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे, ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म, पूर्ण रूप से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, हेडिंग डालो, मासिक चक्र। क्या मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यह कितने दिनों तक चक्र चलता है? 28 दिनों। कितना दिनों तक? 28 दिनों तक। कितने दिनों तक चलता है, समझा? 28 दिनों में से सबसे पहला फेस होता है 1 से 5 दिन का, ठीक है, और उसके बाद 5 से 14 दिन का, फिर उसके बाद 16 से 28 दिन का। 4 फेस होता है, 1 से 5, 5 से 14, सॉरी 14 से 16 कौन लिखेगा, 14 से 16 दिन का और 16 से 28 दिन का। ये 4 फेस होता है मासिक चक्र का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने वर्ष में होता है? 14 वर्ष के आयु में। किस में होगा? मादा में। किस में होगा? मादा में। मादा में 14 वर्ष के आयु में मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसमें अंडक उसका बनता है, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम समझने क्या बोलते हैं, सर जी ये मासिक चक्र इसका नाम क्यों धरा गया? क्योंकि देखो ये 28 दिन का चक्र है, फिर 28 दिन जैसे खत्म होगा फिर ये शुरू हो जाएगा। मतलब हम जब तक, यानी कि 65 साल तक, महिलाओं को कितना, 65 साल, 14 साल उम्र जिसका होगा, 14 से 65 साल तक उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमेशा क्या रहेगा, चलते रहेगा। 28 दिन खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा, फिर 28 दिन खत्म होगा फिर शुरू होगा। तो एक यह चक्र की तरह चलता है, इसलिए इसका नाम क्या रखेगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक चक्र, ठीक है ना। या इसको बोलते हैं पीरियड, इंग्लिश में एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम, इसको मासिक चक्र को क्या बोलते हैं, पीरियड। इसमें होता क्या है, तो हम कल की क्लास में मादा जननांग पढ़ाए थे। ये इसका मादा जननांग, ठीक है। अब यहाँ पर ये था अंडाशय था ना, अंडाशय। ये अंडाशय में अंडोत्सर्जन बनता था, यहाँ पर अंडाणु रहता था, ठीक। अगर यहाँ पर शुक्राणु आएगा तो यहाँ पर मान लो ये शुक्राणु आया तो दोनों मिल गया, तो यहाँ पर निषेचन की घटना हो गया। अगर निषेचन की घटना जैसी हो गया, मतलब निषेचन ये दोनों आपस में मिल गया, तो यही दोनों आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करता, और वही भ्रूण आगे चलकर क्या बनता है, शिशु। लेकिन अगर ये निषेचन नहीं हो तो क्या होगा, निषेचन नहीं हो तो क्या होगा, तो ये अंड मात्र 36 घंटा, कितना, 36 घंटा इंतजार करता है ये शुक्राणु को। अगर 36 घंटा के अंदर में कोई शुक्राणु इसके पास आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो इसका मृत्यु क्या आ जाता, तय है। फिर ये 36 घंटा के बाद जब मृत्यु प्राप्त होता है तो यही गल कर क्या आता, ये वाला अंडू क्या होता, बाहर निकल जाता है। लेकिन हम कल की क्लास में बताए थे कि जब अंडक का निर्माण होता है, यहाँ पर अंडाणु का जब निर्माण होता है, तो अंडाणु को निर्माण करने के लिए मैसेज कौन देता है, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथियां। कौन कौन पढ़ा है, पिट्यूटरी ग्रंथियां, यहाँ जो दिमाग के पास पाया जाता है, यही ग्रंथियां जो है इसको ऑर्डर देता अंडाशय को, भैया अंडाणु का तुम क्या करो, निर्माण करो। क्या करो, अंडाणु का निर्माण करो। और यहाँ अंडाशय से क्या बोले, अंडाशय से एक हार्मोन रिलीज होता है। यहाँ से अंडाशय से कौन सा रिलीज होता है, एक हार्मोन, जिसका नाम किसको पता है, एस्ट्रोजोन। क्या, एस्ट्रोजोन, ये देखना, एस्ट्रोजन बोलते हैं इसको, क्या, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन ही ये अंडाशय से निकलकर जब ये अंडाणु का निर्माण करता है, तो यही देखो अंडाशय जो है, अंडाशय को ऑर्डर कौन देता है, पिट्यूटरी ग्रंथि है कि तुम क्या करो, अंडाणु को बनाओ। और जब ये अंडाणु बनाने की शुरू करता है तो एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ये जाकर गर्भाशय की दीवार को क्या करता है, बनाने का कार्य करता है, ऑर्डर देता है भैया दीवार, मतलब जो होता है गर्भाशय की दीवार को क्या करो, गर्भाशय की दीवार को क्या करो, निर्माण करो, बनाओ। यहाँ पर क्या होगा, पालन पोषण बाल बच्चा का होगा, ठीक है। यदि यहाँ पर निषेचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, सपोज करो निषेचन ऐसे हो जाएगा, जब हो जाएगा तो यहाँ पर 23 गुणसूत्र कर 23 गुणसूत्र कर कितना हो जाएगा, 46, यानी कि एक बन जाएगा युग्मक। क्या बन जाएगा, युग्मनज। क्या बन जाएगा, युग्मनज, यानी कि इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट। यानी कि ये दोनों जब आपस में मिल जाता है, तो देखो ये अंडाणु था, ये शुक्राणु था, ये जब दोनों आपस में मिल जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, युग्मनज, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में हम सब जायगोट। क्या बोलेंगे, जायगोट। यही जायगोट धीरे धीरे चलकर क्या करता है, एक भ्रूण का निर्माण करता है, यही भ्रूण आगे चलकर किसका निर्माण करता है, शिशु का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर शिशु आकर ये गर्भाशय में क्या होगा,
फैलेगा, फैलेगा। और यही जो ऊपर वाला ये जो बनता है इसको हम बोले थे कल अपरा, यही अपरा को बनाने का ऑर्डर कौन देता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। अगर ये मिल जाएगा तो यहाँ पर जैसे ही मिलेगा तो यहाँ पर एक होता है, ये जो होता है फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? इसका रंग जो होता है फेलोपियन ट्यूब, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एक महीना इधर होगा, एक महीना इधर होगा। फेलोपियन ट्यूब क्या आ जाता है? पीला रंग का। किसका आ जाता? पीला रंग का। किसका रंग का आ जाता है? पीला रंग का। जिसको यहाँ पर एक ग्रंथिया बनता है, क्या बनता है? ग्रंथिया, जिसका नाम है क्या? पित्त पिंडक। क्या नाम है? पित्त पिंडक। यानी कि यही जो है ना फेलोपियन ट्यूब, ये हो जाता है पीला, जिसको हम बोलेंगे क्या फिर? पित्त पिंडक। क्या बोलेंगे? पित्त पिंडक, याद रखना। क्या बोलेंगे? पित्त पिंडक। दिखाई पड़ रहा? हाँ दिखाई पड़ रहा सर। तो ये पित्त पिंडक क्या करता है? यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या? प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? तो अगर निषेचन हो गया, ये निषेचन हो गया, जैसे यहाँ पर अंडाणु बना था, तो ये अंडाणु से, अंडाशय से एक हार्मोन निकला था जिसको बोलेंगे एस्ट्रोजन। ये क्या कहता है? गर्भाशय की दीवार को मतलब मोटा किया था, जिसको अपरा बोलते हैं। अगर निषेचन हो गया तो यहाँ पर जाकर संतान पलना शुरू हो जाएगा, तो ये दीवार और होता है क्या? मोटा। और क्या आ जाता? मोटा। और इसको 9 महीना तक क्या आ जाएगा? 9 महीना तक इसको खत्म नहीं होने देता। ये कौन करता है? ये प्रोजेस्टेरोन। क्या? प्रोजेस्टेरोन। यानी कि इसका काम क्या है? तो अपरा की आकार को वृद्धि यानी कि मोटाई बढ़ाना, प्लस में 9 महीना तक इसको क्या कर रखे? ये मतलब गर्भाशय की दीवार से इसको क्या करके जोड़ के रखना, समझा? गर्भाशय की दीवार से इसको जोड़ के रखता है कौन? प्रोजेस्टेरोन, समझा? अगर निषेचन नहीं होगा तो फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर निषेचन की बात कर रहे थे, निषेचन की बात कर रहे थे, तो कुछ ये होता, निषेचन होता तो यहाँ पर दोनों अंडाणु क्या था? आपस में मिलता, आ किसका निर्माण करता? जाइगोट का। देखने यहाँ पर 2 हार्मोन का काम है। कितना हार्मोन है? 2 हार्मोन। एगो है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एगो है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन क्या है? कहां से निकलता है? अंडाशय से। क्या से? अंडाशय से। आइए तो पित्त पिंडक, क्या बोलेंगे? पित्त पिंडक। हालांकि दोनों का काम यही है। ये शुरू में गर्भाशय की दीवार को यानी कि अपरा को मोटा करता है, और ये कंटिन्यू उसको 9 महीना तक मोटाई को बनाए रहता है। और जो अपरा है ना, मतलब ये जड़ी मन मोटा करता है, और जैसे ही निषेचन हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पर हो गया निषेचन, तो ये अपरा की दीवार को और क्या करता है? मोटा कर देता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। और 9 महीना तक ये करता, खत्म होने नहीं देगा। कौन के? इसको, अपरा को। ये 2 काम है। अगर निषेचन होगा तो, अगर निषेचन नहीं होगा तो, निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा? तो बस यही, यहाँ पर जो अंडप था वो गल का क्या जाएगा? बाहर गिर जाएगा। और ये गर्भाशय की दीवार जो कुछ मोटा हुआ था, यही वाला, ये वाला भी गल के क्या जाएगा? धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। और जब ये बाहर निकलेगा तो उसी को बोलते हैं पहला स्टेप, ठीक है ना? पहला दिन, मतलब पहला 1 से 5 दिन। गिरने के दिन कितना होता? 1 से 5 दिन। कितना लोग को क्लियर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा इसको दिमाग में अब लगाना। देखो क्या बोले, मासिक चक्र कितना दिन का होता? 28 दिन। अंडाणु बनने का शुरू करता, जैसे मान लो सपोज करो आज का डेट में, आज कितना तारीख है? कितना तारीख है? 19 तारीख। 19 तारीख से 19 तारीख को मान लो मेरा जैसे कोई भी है मादा, उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हुआ, यानी कि स्टार्ट कब हुआ था? 19 में से 5 घटा दो, यानी कि 14 तारीख को। कितना तारीख को? 14 तारीख को, याद रखना। 14 तारीख को उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ, तो वो बंद कितना तक होगा? 19 तक। 19 तक क्या हो जाएगा? वो बंद हो जाएगा। और 19 के बाद इसमें कितना दिन जोड़ना है? जोड़ो। जैसे कि सपोज करो, तुम सबको यहां से 1 तारीख से समझाते हैं। 1 तारीख से क्या? 1 तारीख से 1 तारीख का किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ तो कितना दिन तक चलेगा? 5 तारीख तक। अब 5 तारीख के इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मासिक चक्र हो जाएगा बंद। 1 से 5 दिन के अंदर में क्या होता? तो वही जो निषेचन नहीं होता है ना, तो वो अंडाणु, ये गर्भाशय की दीवार, वो क्या था? गलकर गिरता है। किसके रूप में? ब्लड के रूप में। किसके रूप में? ब्लड के रूप में। और जब ये 1 से 5 दिन के अंदर गिर जाएगा, उसके बाद ये फिर 5वां दिन से 14वां दिन तक ये फिर एक अंडाणु को बनाने का प्रक्रिया क्या कर देगा? ये शुरू, यानी कि 5 दिन ये खत्म हुआ, और 5वां से वो 14 दिन के अंदर में वो क्या करेगा? फिर से ये अंडाशय जो होगा अंडाणु बनाना शुरू कर देगा। और यहाँ पर फिर से एस्ट्रोजन हार्मोन जो अंडाशय के द्वारा निकलता है, वो भी क्या करता है? गर्भाशय की दीवार को बनाना शुरू कर देगा। समझा कि नहीं? वो भी गर्भाशय की दीवार को बनाना शुरू कर देगा। समझा? कितना से? 5 से 14 दिन का। और ये 14 से 16 दिन। अब ये 14वें दिन ये क्या कर? अंडाणु, यहाँ पर फिर से मैं बना देता हूं,
यहाँ पर बात करते हैं इधर, ये अंडाणु यहाँ पर अंडाशय से 14 दिन में यहाँ पर 5 से 14 दिन के बीच में यहाँ पर बना एक अंडाणु, और ये 14वें दिन ये क्या कर रहा है, निकल के फ्लैपियन ट्यूब के बीच में यहाँ पर आके रुक जाएगा। ठीक, यहाँ से आकर 14वें दिन निकल जाएगा। अब ये 14 से 16 दिन तक, यानी कि 2 दिन, कितना दिन, 2 दिन, 36 घंटा, यानी कि 12 घंटा और जोड़ दो तो 48 घंटा होता है नहीं, तो 36 घंटा। देखो इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन बोला किताब में लिखा हुआ 36 घंटा, लेकिन हम बोलते हैं कि क्या 48 घंटा, क्या 48 घंटा, यानी कि यहाँ पर 2 दिन अंडाणु क्या करेगा, इंतजार। अंडाणु क्या करेगा, इंतजार। किसका इंतजार करेगा, शुक्राणु का। किसका करेगा, शुक्राणु का। अगर यही दिन अगर कोई नर अगर सेक्सुअल इंटीमेट यहां पर कर लिया, सेक्सुअल इंटीमेट यहां पर कर लिया, तो यहां से शुक्राणु जाएगा डायरेक्ट या इस तरफ या तो इस तरफ, इधर अंडाणु होगा तो इधर से, दोनों तरफ में किसी एक तरफ होगा। याद रखो, एक महीना ये वाला अंडाणु बनाता तो दूसरा का महीना ये, जैसे कि अभी कौन बना रहा था, ये बना बोले, ठीक है, ये वाला अगर निषेचन नहीं हुआ तो अगला महीना ये बनाएगा, समझा कि नहीं, एक महीना ये एक महीना। तो अब यहाँ दोनों तरफ जाएगा शुक्राणु, इधर भी और आगे भी जाएगा, कुछ आगे टकरा कर मर जाता, कुछ इधर जाकर मर जाता और कुछ यहाँ पर जाएगा। बस ये अंडाणु को एक शुक्राणु चाहिए। 20 लाख शुक्राणु में से, 20 लाख शुक्राणु में से इसको कितना चाहिए, बस एक, मात्र एक। जैसी एक इसको मिला, ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करेगा, जायगोट का। क्या, जायगोट, जिसको बोलते हैं युग्मनज। क्या बनेगा, युग्मनज। अब यही युग्मनज आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, भ्रूण का। क्या, भ्रूण का। यही भ्रूण आगे चलकर शिशु का निर्माण करता है। किसका, शिशु। क्लियर, समझा। तो यानी कि 14वें से 16वें दिन कर अंडाणु यहाँ पर क्या करता है, इंतजार। किसका, शुक्राणु कर। अगर आ गया तो निषेचन हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो अंडाणु क्या जाएगा, मृत्यु प्राप्त कर लेगा। क्या प्राप्त कर लेगा, मृत्यु। और मृत्यु प्राप्त कर लेगा और फिर 16वें से 28 दिन तक ये धीरे धीरे दीवार क्या होगा, मतलब गलना शुरू होगा, गलना शुरू होगा। और जब गल के पूरी तरह से ये गर्भाशय की दीवार से ये फर्क हो जाएगा, तो फिर 1 से ये 5 दिन दिख रहा है ना रे, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर 1 से 5वें दिन में ये क्या करेगा, फिर ये गल कर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और ये फिर बाहर निकलेगा और फिर 1 से 5 दिन बाहर निकला और फिर 5 से 14 दिन में फिर अंडाणु बनना अभी इस तरफ क्या जाएगा, शुरू हो जाएगा। फिर निषेचन नहीं हुआ, फिर निषेचन नहीं हुआ तो फिर ये 16 से 28वां दिन तक गलेगा। उसके बाद फिर 1 से 5 दिन के अंदर में फिर गल के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा ब्लड के रूप में। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने लोग को समझ में आया। चलो अब यहां पर हम बोले सर जी ये 4 स्टेप, ये क्या है, 4 फेस। कितना फेस, 4 फेस। अब बताओ, तुम सबसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेंगे कि यहां पर गर्भधारण की संभावना कहां पर ज्यादा होगा, यानी कि कहां पर ज्यादा, कौन ये चारों फेस में से, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये चारों फेस में से कौन ऐसा फेस है जिसमें कोई भी महिला को प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा रहता है। तो बताओ, 1 से 5 या 5 से 4 या 14 से 16 या 16 से 28। सिंपलिटी ये 14 से 16 के दिन में क्या होगा, गर्भधारण की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक अंडाणु किसका इंतजार कर रहा है, शुक्राणु का। अब जैसे ही उसको मिला तो ये मतलब गर्भ धारण हो गई महिला। अब जैसी गर्भ धारण होगा तो उसका मासिक चक्र बंद, कितने दिन के लिए, 9 महीनों के लिए। यानी कि 9 महीने, जब तक वो संतान उत्पन्न नहीं हो जाएगा, जब तक ये मासिक चक्र स्टार्ट नहीं होगा, शुरू होगा ही नहीं। ये मासिक चक्र बंद होने का अर्थ सिंपलिटी यही है कि जो मादा है वो प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे रीजन भी होता है जहां पर मासिक चक्र होने में थोड़ा सा 2-4 दिन लेट होता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर मासिक चक्र में अगर लेट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास या तो कमजोरी है या तो तुम्हारे दिमाग में टेंशन है। इसी के कारण कभी कल मासिक चक्र 1-2 दिन लेट स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद बता दिया 1 से 14 दिन में। अब ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो सबको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अभी क्यों जानना जरूरी है हम आगे चलकर पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आ गया। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म यहीं पर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म यहीं पर, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे यौन संचारित रोग, जनन स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है,
तो वैसे व्यक्ति जो सब चीज है, जिसका बुखार बीमारी कोई नहीं, उसी को बोलेंगे जनन स्वस्थ। यहाँ गलत बात। जनन स्वस्थ उस व्यक्ति को बोलेंगे जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से क्या हो, सही हो। जैसे कि मान लिया जाए हमारा पास कोई बीमारी नहीं है और हम दो चार को गरियाने चले, मारने चले, तो इसका मतलब हम स्वस्थ आदमी नहीं है। जनन स्वस्थ मतलब कहता है WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म क्या था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कहता कि वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है जो समाज के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, समाज के लिए मतलब अच्छा सोचता है, और उसका शरीर भी हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, और मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ रहना चाहिए। वह व्यक्ति क्या कहलाता है, जनन स्वस्थ। इस लिखना कैसे है, तो WHO के अनुसार वह व्यक्ति स्वस्थ है जो WHO के अनुसार सामाजिक, मानसिक, शारीरिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ, जनन स्वस्थ व्यक्ति कहा गया है। ठीक है, इतना लिख देना। अब हम अगला पढ़ेंगे क्या, यौन संचारित रोग। क्या, यौन संचारित रोग। या यौन संचारित रोग मतलब समझा, वह रोग जो मतलब मतलब एक नर और मादा के बीच में सेक्सुअल करते समय उत्पन्न होता है। जैसे में एड्स, एनामिया, क्या बोले, एड्स, एनामिया, गनेरिया, सिफिला, ये सब कौन सा बीमारी है, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग क्या है सर जी, तो जनन के द्वारा होने वाले रोग को क्या बोला जाए, जनन स्वस्थ, सॉरी यौन संचारित रोग। कौन रोग, जनन के दौरान उत्पन्न रोग को क्या बोला जाता है, यौन संचारित रोग। मतलब क्या है सर जी, जैसे कि मान लियो ये एक, रुक जाओ, ये एक नर है और ये एक क्या है, मादा है। अब इसको कोई यौन संचारित रोग है, क्या, यौन संचारित रोग है। जैसे कि मान लो एड्स, क्या है, एड्स है, इसके पास मान लो ये मादा है, इसके पास क्या है, एड्स है। अब ये जाकर इससे एंटीमेट करेगा, यानी कि सेक्सुअल करेगा, एंटीमेट करेगा, तो इसका जो बीमारी होगा इसके अंदर में क्या जाएगा, ट्रांसफर। इसका बीमारी इसके अंदर में क्या जाएगा, ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि यहां पर उसके साथ सेक्सुअल एंटीमेट किया, यानी कि जनन किया। क्या किया, जनन किया। अब जैसे ही जनन किया तो ये रोग इससे ट्रांसफर होकर किसमें चला जाएगा, इसमें। तो इसको भी जो रोग हुआ उसको भी कौन बोलेंगे, यौन संचारित रोग। यानी कि दो व्यक्ति के बीच में जो जनन किया जाता है, जनन के द्वारा होने वाले रोग, उत्पन्न होने वाले रोग को क्या बोला जाता है, यौन संचारित रोग। ठीक है। और बहुत तरीका से ये हो सकता है, जैसे कि मान लो इसका एड्स हुआ है तो इसका सुई अगर तुम्हारे अंदर में लगा दिया, जैसे कि मान लो हमारा सुई भोका दवाई दे दिया और यही सिरिंज नीडल नहीं बदला और दूसरा काम मतलब दूसरा काम भोग देगा, तो इसका मतलब मेरा जो बीमारी है उसके अंदर में भी ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आया या नहीं। तो जनन के दौरान उत्पन्न होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग। यहाँ पर पूछेगा 5 को यौन संचारित रोग का नाम, तो कितने लोगों को याद है बताओ। पहले एड्स, और बताओ। यहाँ से कुछ पूछेगा कि 5 यौन संचारित रोग का नाम है, तो ये देखो कुछ 5 यौन संचारित रोग का नाम है, पूछा हुआ एग्जाम में। एड्स, गनेरिया, सिफिला, यूरे थायराइड्स, सर्विसाइटिस, ये 5 गो रोग है जिसको तुम सबको क्या करना है, एग्जाम में लिख देना। अब ये रोग पूछेगा उत्पन्न कैसे होता है, तो जब एक व्यक्ति जब दूसरे के साथ क्या करता है, संभोग या संबंध बनाता, तो क्या, तो यह रोग सब उत्पन्न हो सकता है। या तो ग्रसित व्यक्ति का, जिसके पास ये बीमारी है, उसका सुई तुम अपने अंदर में लगवा लो, ऐसे तब होगा। या तो उसका खाना पीना सब खाओ तो ये सब होगा। ठीक है। तो क्या मासिक चक्र, यौन संचारित रोग और जनन स्वास्थ्य समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या का नियंत्रण। जनसंख्या का नियंत्रण, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते कि जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है हमारे भारत में कैसे। अब वृद्धि हो रहा तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था, सिंपलिटी बात, हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण मतलब उसका जो आयु है, जिसका जो गरीब लोग होगा, देख रहा है अपने गांव में, सब देखो सिंपलिटी, इसका जवाब देने के लिए अपना गांव में देखो, जिसके पास बाल बच्चा की संख्या ज्यादा, क्या उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है, मिल रहा है। डिपेंड यहां तक आदमी को पढ़ना पड़ रहा है कि भैया तुम काम करेगा लेकिन पढ़े ले नहीं जाएगा, ज्यादा बच्चा होने के कारण। और ज्यादा बच्चा होने के कारण क्या उसको जमीन की हिस्से सही से मिल रहे, घर बनाने के लिए जगह मिल रहे नहीं मिल रहे। तो इसीलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। अब नियंत्रण कैसे किया जा सकता है सर जी, तो देखो पहले नंबर ये जान लेते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि आखिर हो कैसे रहा। तो सिंपलिटी, जैसे कि मान लिया जाए 2 व्यक्ति जो मतलब एक नर है एक मादा है, एक क्या नर है और दूसरा क्या मादा है, और दोनों बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे,
दोनों पढ़े लिखे नहीं है, और तुम सबको 100% बात कर लिख के कह देते हैं कि तुम सब लड़का हो या लड़की, लड़का हो या लड़की, लड़की लोग अपनी मम्मी से या जिसके पास बॉन्डिंग अच्छा रहता वो अपनी मम्मी से या अपनी बुआ से, जिसको शादी हो जो भी हो, उससे जाकर पूछना कि गर्भ धारण की समय कब से सबसे बेसी कब रहेगा। तो बताए तुम सबको कॉन्फ्रेंस में बोलेगा 1 से 5वें दिन, बोलेगा ये 1 से 5वें दिन में हर महिला को गर्भ धारण की समस्या ज्यादा होती, मतलब सॉरी गर्भ धारण की मतलब परसेंटेज इसमें ज्यादा होता है 1 से 5वें दिन के अंदर। लेकिन क्या ये सही है? कब होता है? 14 से 16वें दिन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब समाप्त हो जाता है, ये वाला समाप्त हो जाता है, उसके बाद 14 दिन तक, 14 दिन तक हम अच्छा मोटा मोटी को मान कर चलते हैं, मोटा मोटी मान के चलते हैं भैया, 5 से हम 12 ये कर लेते हैं, और यहाँ पर 12 से हम कर देते हैं इसको 18, 6 दिन के बीच में गैप मान लेते हैं, यानी कि ये दिन अगर कोई आपस में इंटीमेट सेक्सुअल नहीं होगा तो इसका मतलब उसके कोई खतरा ही नहीं है, प्रेगनेंसी का उसको पास कोई चांस नहीं है। लेकिन तुम गांव में जाकर हर एक महिला से पूछ लो, वो बोलेगा कि इस फेस में इंटीमेट यानी कि नहीं करना चाहिए, इस फेस में संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस फेस में जब संभोग करोगे तो प्रेगनेंसी का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन जो कि सरासरी क्या है, गलत है। अब ये दोनों को ये चीज पता नहीं है, तो ये क्या होगा? बेचारा अनजान इस फेस में वो क्या करेगा, रुक जाएगा, बोलेगा कि नहीं भैया इसमें चांस है। अब वो चाह रहा कि हमारा अभी औलाद नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसको पता नहीं होने के कारण ये चीज रुक गया यहाँ पर। उसके बाद ये रेगुलर संभोग करता रहेगा। हो सकता है क्या पता कि ये 12 से 18वें दिन या चाहे 14वें से ये 16वें दिन के ही बीच कभी एक दिन संभोग कर लिया होगा। तो बताओ अब यहाँ पर क्या होगा, प्रेगनेंसी का चांस होगा कि नहीं? अब हो गया। अब इसको जाने अनजाने में संतान उत्पन्न हो गया। हाँ, ये किसी को नहीं बोल सकता है ना कि भैया हमारा गलती से हो गया, ऐसे नहीं बोल सकता बस, लेकिन इसको गिल्टी फील अंदर से हो रहा कि यार फिर हो, मतलब क्या ऐसा मसला है। तो रीजन सबसे बड़ा क्या है सर जी, कि बाबू मेरे शिक्षा का सबसे बड़ा क्या है, अभाव। अगर ये शिक्षा अगर उसी को पता रहता तो क्या ये चीज होता? तो जनसंख्या नियंत्रण होने का जनसंख्या में वृद्धि होने का सबसे बड़ा कारण क्या सर जी, शिक्षा का अभाव। कौन शिक्षा? जनन शिक्षा का अभाव। अगर यही जनन शिक्षा सबको ये सबको पता रहता तो क्या ये चीज होता? नहीं होता। ठीक, शिक्षा का क्या है, अभाव। दूसरा क्या होता कि मान लो ये दोनों का भी हम बात किए थे कि ये दोनों शादीशुदा थे, तब बात किए थे। अधिकतर तुम सब गांव में पूछ रहे हैं, तुम सब अपने दोस्त से भी, चाहे मम्मी से, चाहे बुआ से, जिससे इतना कॉन्टेक्ट है। आई समय देखो, हम एक चीज बताते हैं कि थोड़ा सा पढ़े लिखे वहीं पर दिखाओ जहां पर पढ़े लिखे इंसान हो। बेहूदों के पास अगर ये चीज करोगे तो पता है तुमको गालियां भी पड़ेगा। बुड़बक के सामने बुड़बक बन के रहो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़े हुए चीज वाला दिखाने की कोई जरूरत नहीं। बुड़बक है तो हम भी बुड़बक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं उसको समझाना है। लेकिन हाँ, जो चाह रहा है कि हम समझ सकें, जिसको लगता है कि हम उसको समझा सकते हैं, जो समझने वाला है, उसको ये चीज बात कर सकते हो, समझा सकते हो। कैसे? जैसे कि कुछ है इंसान, जैसे कि हमको मतलब अब डॉक्टर क्या बोलता है कि कोई भी अगर महिला के संतान होता है, बच्चे होता है, तो उसको 6 महीना तक उसको कुछ नहीं खिलाना चाहिए, सिर्फ माँ के दूध। अब यही हम किसी को बोल दिए कि भैया ऐसे मत करो, आप दूध 1-2 महीना के बच्चा का, 1-2 दिन का बच्चा है, अब उसको तुम दूध पिलाओगे, मान लो बकरी वाला, गाय वाला, भैंस वाला सब, अगर माँ का दूध मत पिलाओ, तो वो बच्चा ज्यादा बीमार पड़ेगा। आगे चल करके वो क्या होगा, ज्यादा बीमार पड़ेगा। हम यही बात उसको बता दिए, तो पूरा ढोल पीट दिया कि फलनामा ऐसे ऐसे बोलता है, जरियो शर्म नहीं लगता है। अब बताओ उसको कौन समझाए, उसको कौन समझाए कि ये शिक्षा बहुत ही जरूरी है। आगे चल के तोरे बीमार पड़ेगा बाल बचवा, हमारे पापा को चीज जा रहा है, लेकिन समझने वाला पास वही बोल रहे हैं, तुम सबको समझाने वाला है तब समझाना, ठीक नहीं? सबके पास नहीं। आज जिसके पास पूछ सकते हो वो पूछना, पक्का ये 1 से 5 दिन के बीच में बोलेगा, ठीक नहीं? तो पहला जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जनन शिक्षा का क्या, अभाव। दूसरा क्या सर जी, तो छुपाने की चीज नहीं है। दूसरा चीज क्या है सर जी, तो गांव में तो ये सब नहीं होता, लेकिन शहर में ये चीज देखने को मिलेगा। ये अभी बोले साधु सीधा बात, कुछ ऐसे इंसान होता जो विदाउट शादी के अपना भाई इंटीमेट हो जाता है, तो गलती से मतलब गर्भधारण हो जाती है महिला। अब उसके कारण ये इसके टेंशन, अब ये नर जाएगा, भाग छोड़ेगा, बोलेगा हम तुमको नहीं रखेंगे। अब इसके पास एक मजबूरी हो गया, अब इसका जिद है कि हम पालेंगे, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, संतान उत्पत्ति हो रहा है। यानी कि बहुत सारे कारण संतान उत्पत्ति करने की जो हम बता नहीं सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नियंत्रण करने का तरीका, ठीक है? बस इतना समझ लो कि संतान उत्पत्ति कैसे होता है, बस इतना समझ लिया ना। अब नियंत्रण करने का तरीका, सबसे पहला तरीका है सर जी प्राकृतिक विधि। कौन से? प्राकृतिक विधि, याद रखना। कौन विधि? प्राकृतिक। प्राकृतिक विधि क्या है सर जी? प्राकृतिक मतलब अपने आप कुछ, मतलब कोई इसमें थी नहीं। कैसे? तो हम अभी बताए थे कि 14 से 15 दिन के बीच, सॉरी 14 से 16 दिन के बाद में, 14 से 16 दिन में, जैसे कि मान लिया जाए
ये 14 से 16 दिन के बाद में अगर संभोग नहीं करेगा तो इसका मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत ही कम रहता। जैसे कि मान लो मेरे भाई फेरेगा तो उसे हम पूछ लेंगे भैया हाँ कब क्या हुआ, पूछ लेंगे तो वो बोलेंगे हाँ ठीक है, उसको भी हम बता देंगे समझा देंगे तो वो बोलेंगे नहीं अभी मेरा फेस जो है ये वाला चल रहा था, हम बोलेंगे ठीक है भैया। अब नहीं करेगा तो इसका मतलब संतान उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा क्या सर जी बता रहे, इंटर वालों को सब पढ़ा है बता दो। प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि में एक और आता, समझो सुनो पहले। एक तो पहला 14 से 16 दिन के बीच में संबंध नहीं बनाना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, बाय श्रृंखला। क्या बाय श्रृंखला? बाय श्रृंखला क्या है सर जी? तो सपोज करो मान लिया जाए, ठीक है भैया नहीं पता ये सब चीज के बारे में, ये चीज के बारे में जिस इंसान को नहीं पता तो उसको हम बताते हैं। देखो वो क्या होना चाहिए, जिस समय संभोग करता है तो संभोग करते के साथ उसका स्पर्म जो होता है तुरंत बाहर नहीं निकलता, उसका स्पर्म लास्ट में निकलता। तो जब तुमको फील हो कि मेरा स्पर्म निकल रहा है तो उस समय यहाँ पर पढ़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये गर्भाशय है, मादा का जननांग। अब यहाँ पर हम संभोग कर रहे हैं तो ये मेरा सॉरी ये क्या है, सीसन है। ये क्या है, सीसन है। ये क्या है, सीसन है, रहने दो, नहीं ये सीसन है। अब संभोग कर रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं, तो अब हमको पता है कि मेरा जो स्पर्म है, क्या स्पर्म, वो आने वाला है। तो इसीलिए क्या करेंगे, ये सीसन को माँ के योनि से क्या करेंगे, मादा के योनि से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। मादा की योनि से बाहर निकालेंगे और ये जो स्पर्म होगा उसको बाहर क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ना तो शुक्राणु आएगा ना ही इधर जाएगा, ना निषेचन होगा ना ही संतान उत्पन्न होगा। तो दो विधि इसमें बताएं, ये तो 14 से 15 दिन, सॉरी 14 से 16 दिन, और दूसरा बाह्य श्रृंखला। दूसरा क्या होगा सर जी, यांत्रिक विधि। क्या यांत्रिक विधि? यांत्रिक बोले तो यंत्र आता है कुछ, यंत्र आता है कुछ, समझा? मतलब जैसे कि मान लो संभोग करते समय जो होता है, जैसे मादा का भी आता है और नर का भी आता है। नर का हम बोले थे ये सीसन वाला जो भाग होता है ना, ये सीसन वाला भाग काल की संरचना में तुमसे पढ़ा है ना, ये सीसन वाला भाग होता है। ये सीसन पर एक रबर टाइप का आता है ऐसे करके लगाने वाला कवर ऐसे करके, जिसको हम सब बोलते हैं कोंडम। क्या बोलते हैं, याद रखना। ये गुब्बारे की तरह होता, तुम सब भी देखा होगा, देखा ही होगा। तो ये जो होता है ये क्या करना है, सीसन पर ऐसे करके परत होता है रबड़ का, इस पर ऐसे करके चढ़ा लेगा। अब यहाँ पर जो मान लो स्पर्म गिरा, ये रबड़ के अंदर में ही नहीं रहेगा। अब ये बाबू मेरे यांत्रिक विधि सबसे सुरक्षित विधि है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये रबड़ का लगा के अगर मतलब संभोग करोगे तो सबसे पहले नंबर जन्म मतलब उसमें निषेचन की क्षमता तो पहले नंबर नहीं रहेगा, निषेचन होने की कोई संभावना नहीं रहेगा। दूसरा, अगर सपोज करो मादा के यौन संचारित कोई रोग है, कोई भी हो सकता है, तो उसका ट्रांसफर तुम्हारे अंदर में रोग भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या सुरक्षा कवच लगा हुआ है। तो यहाँ पर दो चीज होता है, इसीलिए इसको सबसे सुरक्षित यांत्रिक विधि बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है रोग से भी बचा जाता है, प्लस में संतति उत्पन्न भी नहीं होता है। ठीक नहीं? और तीसरा विधि क्या हो सकता है सर जी, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि मतलब दवा खाने से, दवा माला एन माला डी ये सब कुछ दवा मिलता है मेडिकल में, जो जैसे कि मान लो कि किसी का अगर प्रेगनेंसी आ गया तो उसको दवाई से ना श्रृंखला करवा देता, तो वो तरह से संभोग करने से पहले कुछ दवा आता है माला एन माला डी, उसको आराम से मुंह में रख लो, खा लो पहले, और उसके बाद खत्म कुछ भी होगा संभोग की चांस खत्म कर लो, रहने की कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब दवा तुम खाओगे तो तुम्हारा जो दवा में स्पर्म जो है यहीं पर इसको क्या कर देगा, वो दवा क्या करेगा, खत्म कर देता, मार देता है। इसको बोलते हैं रासायनिक विधि। ठीक नहीं? चौथा आएगा सर जी सर्जिकल विधि। क्या आएगा? सर्जिकल 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 विधि। सर्जिकल विधि की जो कि आम फेमस है, तुम जिसको नसबंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसबंदी। जैसे कि यहाँ पर बताए थे ये भी रीसन है, ये भी रीसन है, यहाँ से ऐसे रहता। अब इसका नसें काट के ये क्या करो, इसको नस काट के क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। नस काट के क्या कर दिया जाता है, बंद किया जाता है। अब यहाँ से शुक्राणु रिलीज भी होगा तो यहीं तक नहीं रहेगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। अब मादा का क्या था, तो मादा की जो तो फैलोपियन ट्यूब यही को क्या करता है, चिपका के बंद कर दिया, सी दिया जाता है ऐसे करके, ऐसे करके। तो नसबंदी, जिसको हम सब बोलते हैं अपनी भाषा में गाँव में ऑपरेशन करवाना। संतान उत्पत्ति नहीं करवाना तो क्या करवा लो, ऑपरेशन। तू ऑपरेशन नहीं हो तो वो नसबंदी कर देता। ठीक ना? इसमें कोई दिक्कत होता ही नहीं। तो ये है जनन संख्या का नियंत्रण करने का 4 विधि। और दूसरा एक और छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक है, मैं थोड़ा सा बुक देख लेता हूं कि कौन सा टॉपिक है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट।
सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, समझ लेना, लिख दिया सामाजिक जागरूकता। यहाँ पर थोड़ा सा थी था इसीलिए नहीं लिख पाए, लिख ही देते हैं लोग भैया। क्या बोले? सामाजिक मतलब जो शिक्षा हम तुमको दिए हैं वही शिक्षा तुमको बस अगल बगल तक क्या करना, फैलाना है, यही क्या कहलाता? सामाजिक जागरूकता। यानी कि जनन शिक्षा के बारे में सभी को अध्ययन कराना क्या कहलाता? सामाजिक जागरूकता। जैसे कि हर बच्चे को ये चीज जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये चीज जो जान जाएगा तो भैया बहुत ही सतर्क रहेगा। और ये कितना प्रॉफिट वाला चैप्टर, किसको किसको लगता है कि ये पूरा प्रॉफिट वाला चैप्टर है? लगता है ना? तो इसी तरह हम बताएं तुमको बताना किसी और को, जो दोस्त हो तुम्हारे, दोस्त को कम से कम बता सकती है, दोस्त को बता सकती है कि ये चीज ऐसा होता है, जिसके पास ये चीज नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता सामाजिक जागरूकता। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। ये चैप्टर हो चुका है क्या? खत्म। ये चैप्टर क्या हो चुका? खत्म। ये लास्ट था, खत्म हो चुका। कितना दिन में खत्म किया? 4 दिन बन रहे, बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला जो होगा साइंस का टोटल के टोटल खत्म हो गया, सिर्फ बचा हुआ फिजिक्स का विद्युत धारा। तो अगला जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स, विद्युत धारा का। कल विद्युत धारा को मस्त से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, हम खास करके एग्जाम के नजरिए से, और आगे जो 12th में जाने वाले उसके नजरिए से तो पूरा इंपॉर्टेंट। पूरा फिजिक्स जो है ना, देखो हम अभी बता देते हैं 12th के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 10th जो जनन बोले, बस ये जनन ही, एकरा छोड़ के आगे चलकर तुमको कोई काम 12th में आने वाला है। लेकिन फिजिक्स का टोटल के टोटल चैप्टर, परावर्तन, अपवर्तन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वायुमंडलीय वर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, टोटल के टोटल तुमको 12th में पक्का काम आएगा। और केमिस्ट्री का तो बात करो ही नहीं, केमिस्ट्री का तो टोटल काम आएगा, खाली सिर्फ बायोलॉजी का एक ही जनन का काम आएगा, और बाकी बात कौन नहीं काम आने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते तुम सब समझ में आ गया, और एग्जाम के बाद तुम सभी चीज पर क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना। तो मिलते हैं कल की क्लास में।